हेलो क्लिक। इससे पहले तक हम लोगों ने कल समझ लिया था कि रिवर्सेबल रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सेबल रिएक्शन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। अब आज हम लोग यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं उसके आगे का टॉपिक, और वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। सबसे पहले हम लोग यहाँ डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर कोई एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। शायद यही इक्वेशन मैंने कल भी लिखा था, और जब तक हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ते रहेंगे तब तक इसी इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये पता है कि जो स्मॉल लेटर में मैंने यहाँ पर लिखा है यह कहलाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और जो कैपिटल लेटर में मैंने लिखा है यह है किसी केमिकल का नाम। कोई भी केमिकल हो सकता है। इस एरो से पहले जो लिखा हुआ है यह रिएक्टेंट्स है, एरो के बाद जो लिखा हुआ है यह प्रोडक्ट है। इस लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, किसी भी रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का जो एक्टिव मास होता है, रिएक्टेंट्स का जो एक्टिव मास होता है इसके ऊपर यह डिपेंड करता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जी एक्टिव मास क्या है। जब बच्चे नहीं समझते तो वहाँ पर मैं ये बोल देता हूँ कि एक बार आप इसको इस तरीके से याद कर लें कि यदि सॉलिड है तो उसका एक्टिव मास हमें 1 मानना है। यदि प्योर लिक्विड है तो उसका भी एक्टिव मास 1 मानना है। यदि कोई गैस है तो वहाँ पर एक्टिव मास के जगह पर आपको प्रेशर को लेना है। और यदि कोई सॉल्यूशन है, यदि कोई सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन हो या जो भी हो, तो वहाँ पर जो उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, जो मोलरिटी दिया हुआ है, आप उसे एक्टिव मास मानते हैं। ये उन बच्चों को मैं बताता हूँ जिनको ज़्यादा समझ में नहीं आता। लेकिन यदि एक्चुअल बात करें तो जो एक्टिव मास होता है वह मास होता है रिएक्टेंट का जो रिएक्शन होने के लिए तैयार रहता है। आप कहेंगे कि ये प्रेशर आपने क्यों ले लिया, तो आपने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा PV इक्वल टू nRT पढ़े हैं क्या? ये तो सबों ने पढ़ा होगा। इस बात को मैं ऊपर में लिखता हूँ, P को मैंने यहाँ पर रखा और ये जो V है इसको N के नीचे ले आते हैं। N बाय V हो जाएगा क्या, और साथ में क्या है RT, आपने यहाँ पर लिखा RT। यह जो N बाय V है इसे आप और क्या बोल सकते हैं, वंशिका, मोलरिटी। बिल्कुल सही। N बाय V को क्या बोल सकते हैं, मोलरिटी। इसीलिए कल मैंने सबों से पूछा था क्या भाई आप मोलरिटी जानते हैं क्या, क्योंकि केमिस्ट्री में प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए पिछले कई चैप्टर से कंसेप्ट लेने पड़ते हैं, और आपका पीछे का कोई भी एक कंसेप्ट रह जाए तो आगे की चीज आपके समझ में नहीं आएगी। तो जो स्टूडेंट्स न्यू आए हैं, किसी कारण से पिछला आपने नहीं पढ़ पाया है, तो थोड़ी मेहनत करो
घर में सैटरडे संडे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाओ, सेल्फ स्टडी करो और पिछले सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करो। चलिए आगे देखिए। तो ये NYV क्या हो गया, मोलरिटी हो गया और मोलरिटी को कंसंट्रेशन करते हैं। अब कंसंट्रेशन को हम C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर P इक्वल टू CRT लिखा जा सकता है क्या? P इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT। यदि कोई रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है, यदि कोई रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट, और R क्या है, ये भी कांस्टेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर R और T दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। यदि आप यहाँ से इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं P इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द C, लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि गैस के केस में चाहे आप मोलरिटी लिखो या प्रेशर लिखो, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, खुले खुले होते हैं। आपने गैस को गैस के साथ या गैस को लिक्विड के साथ, गैस को खास करके गैस के साथ यदि आपने रिएक्ट करा दिया तो सभी पार्टिकल्स फ्री हैं, कोई किसी के साथ रिएक्ट कर सकता है, यानी कि वहां पर भी क्या हो गया, सभी पार्टिकल्स रिएक्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं, एक्टिव हैं। तो इसलिए चाहे वहां पर प्रेशर ले लें या कंसंट्रेशन ले लें, दोनों चलेगा। तो ये तो बात थी कि एक्टिव मास क्या है। अब दोबारा आते हैं अपने टॉपिक की ओर, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए दोबारा मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ तक समझ में आ गया कि कोई भी जो रिएक्शन का रेट होता है वह रिएक्टेंट के एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करता है। पहला लाइन, किसी भी रिएक्शन में जो रेट डिपेंड करता है वह किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि उसके रिएक्टेंट का एक्टिव मास कितना है, कि रिएक्ट करने के लिए कितने पार्टिकल्स तैयार बैठे हुए। और साथ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि रेस्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इक्वल टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पर जो स्मॉल लेटर में A B C D देख रहे हैं, ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये स्मॉल लेटर वाले पार्ट क्या बन जाएंगे, इसके पावर बन जाएंगे। अब इस बात को लिखेंगे कैसे पेपर में, तो इसको लिखने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसे मैं मिटा दूं क्या, जो मैंने ऊपर में फॉर्मूला ये डेफिनेशन लिखा है, सबों ने नोट कर लिया है। यहाँ पर A B C और D, ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब भी आप लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी इक्वेशन के बारे में बोला जा रहा है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, ये बात ध्यान में रखना। अब यह तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर या रिएक्टेंट के एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर लिखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं, तो दोनों रिएक्टेंट्स को आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा और A का
स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल लेटर में ए, और बी का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल लेटर में बी। तो ये क्या बन जाएगा, इसका पावर बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, इसका पावर बनेगा। तो आपने यहाँ पर लिखा है ए और यहाँ पर लिखा बी। यहाँ तक समझ में आया क्या? यदि आप यहाँ से इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलेगा। तो आपने यहाँ पर R इक्वल टू क्या लिखा, के यहाँ पर क्या हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ ए, जो मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हूँ, इसे बोला जाता है कंसंट्रेशन। और किसका कंसंट्रेशन, तो इस बॉक्स के अंदर जिसका नाम है यहां तक किन्हीं को कोई डाउट हो तो बोलिए, यहां तक किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सबों के समझ में आ गया क्या? कोई भी सिंगल स्टूडेंट जिनके समझ में ना आया हो वो पूछ सकते हैं। रोहन, कोई दिक्कत नहीं है? सबको समझ में आ गया? ठीक। अब हम लोग इसका यूज कहाँ पर करने जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम में। इस लॉ का यूज कहाँ पर करने जा रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो पहले हमें यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, तो अब इसका हम लोग यूज करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले ये मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिखा। इस निशान का मतलब क्या है, ये जो बीच में मैंने डबल एरो लगाया है, रिवर्सेबल रिएक्शन, यानी कि जहाँ भी इक्विलिब्रियम की बात आएगी वहाँ पर आपको ये निशान लगाना ही लगाना है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि इसमें तो दोनों तरफ के रिएक्शन होंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यदि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आर एफ लिख सकते हैं क्या? आर का मतलब यहाँ पर हो गया रेट और एफ का मतलब हो गया फॉरवर्ड, यानी कि क्या बना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब यहाँ पर वही कंसेप्ट लगाना है, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या पढ़ा था, यहाँ पर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा था। फिर हमने क्या लिखा था, जो रिएक्टेंट्स है इसके कंसंट्रेशन को लिखा था। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, या फिर आप इसे आर एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या? यदि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को हमने आर एफ से रिप्रेजेंट किया है तो के को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ बी। देखिए प्लीज, कल भी मैंने आपको बताया था, आप लड़कपन में पीछे से बोल तो देते हैं, लेकिन आपके बोलने से सभी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। जब मैं आपसे पूछूं आप जरूर बताएं। आप लोग बहुत अच्छे हैं जो कि कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को पढ़ने में। इसी तरीके से आप स्मूथली पढ़ें, क्लास को चलने दें।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, इस बात की 100% गारंटी है। क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लास तो शुरू ही हुआ है, धीरे धीरे आपको पता लगता चला जाएगा कि जो आपके दिमाग में पहले से मेरे प्रति इमेज बना होगा, वो इमेज आपका अच्छा बना था या गलत बना था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ने के बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि हमारे टीचर हमारे लिए कैसे। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। मैं हर एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से खोल करके आपको समझाऊंगा, कोई खाना पूर्ति वाली बात नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मैं अपने घर पर बच्चों को पढ़ाता हूं उसी तरीके से मैं क्लास में पढ़ाता हूं, कोई डिफरेंस नहीं। और जो बच्चे मेरे पास अभी आ रहे हैं उनको पता होगा कोई अंतर नहीं है। रोहन, कोई अंतर है क्या? कॉमा फुल स्टॉप सेम है। वंशी का कोई अंतर है? पढ़ाने का पैटर्न मेरा वही, इसी ध्यान से पढ़। तब ये होता है कि यहाँ भी पढ़ लिया वहां पर भी पढ़ लिया तो रिवीजन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग अब बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अब बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप ऊपर वाले को देखो। यदि मैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लिख रहा हूँ, जब मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिखा था तो मैंने RF लिखा था, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या लिखना चाहिए? थोड़ा दिमाग लगाइए, मजा आया क्या? RB लिखो। मैं डायरेक्ट यहाँ पर ये निशान लगाता हूँ, ये वाला स्टेप स्किप कर जाता हूँ, समझ में आ चुका है? तो यदि यहाँ पर आपने RB लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? थैंक यू, KB। और यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये वाला रिएक्टेंट माना जाएगा, और यदि रिएक्टेंट आपका ये वाला माना जाएगा तो बताइए कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखें? C। और इसके ऊपर पावर, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ D, और इसके ऊपर पावर D। ये दोनों पॉइंट समझ में आते? कल हम लोगों ने ये कहा था, if the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, then this state is known as equilibrium। इसका मतलब कि यदि हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर RF और RB दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, क्योंकि यदि यह इक्विलिब्रियम है तो आपने यहाँ पर लिखा एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पर हो जाएगा RF इक्वल टू RB, दोनों का रेट आपस में हो गया बराबर। अब जहां पर RF लिखा हुआ है, जरा देखो, RF की जगह पर इस पूरे फिगर को रखा जा सकता है क्या? तो आपने यहाँ पर रखा KF इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B टू दी पावर B, इक्वल टू RB के जगह पर आप इस फिगर को रख सकते हैं क्या? तो आपने यहाँ पर लिखा KB कंसंट्रेशन ऑफ C टू दी पावर C और कंसंट्रेशन ऑफ D टू दी पावर D। यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। कोई भी सिंगल स्टूडेंट ऐसा हो जिनके समझ में ना आए वो पूछ सकते हैं, कोई हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है, मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट की ओर ले जाते हैं और कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन की ओर ले जाते हैं। तो इसमें कांस्टेंट क्या है? KB है, और इसमें कांस्टेंट क्या है? KF है। तो इस कांस्टेंट को उठा करके इधर ले आइए और इस कंसंट्रेशन को उस साइड ले जाइए, तो बताइए क्या बनेगा?
डिवाइड बाय KB इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C और कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A और कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। कुछ ऐसा ही लिखा जाएगा। समझ में आ गया? तो एक्चुअल में आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो KF और KB है, KF को कहा जाता है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। KF को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और KB को क्या बोला जाता है? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और इन दोनों रेट कांस्टेंट का यदि आपने रेशियो निकाल लिया, इन दोनों रेट कांस्टेंट का जब आप रेशियो निकालते हैं तो इसी रेशियो को कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डेफिनेशन भी आपको याद हो गया, रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेफिनेशन याद हो गया? इसको देखकर। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग या तो Kc लिखते हैं या तो Kp लिखते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि मैं कहाँ पर Kp लिखूं और कहाँ पर Kc लिखूं। तो इधर जो बात हो रही है कंसंट्रेशन की हो रही है क्या? इतने ऐसे बच्चे जो आज ही आए हैं और मेडिकल कॉलेज में, वो सभी आए थे कल। बट इसमें पहले फादर नेम आएगा, उसके बाद आपका नाम, फिर क्लास। थोड़ा टाइम लूँगा, 2 मिनट। और कल का लेक्चर मैंने उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, मैंने लिंक भी भेज दिए। +1 को नॉन मेडिकल। हम मेडिकल नॉन मेडिकल मेडिकल भी है। हाँ जी। मेडिकल के +1 है ना? +1 मेडिकल। हाँ जी। कितने बच्चे हैं मेडिकल के? मेडिकल वाले 4। वाई से 4। 28 में से 4 माइनस कर दो। ये नीचे A1 A2 भी सभी बैठे हैं। A1 A2 का तो मतलब नहीं होगा अभी ना, तक। अभी कम है। ये चारों लड़कियां नॉन मेडिकल की है। बॉयज कितने बचे फिर से? तो 28 4 घटा दो इनमें से। 20 है? टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 28 है ना? 7 8 9 10 11 12 13 14 15 24 हुए। 24 से 28 है। अच्छा, तो 24 20 हुए ना नॉन मेडिकल के। सर ज़्यादा बैठे बच्चे, इसमें कल भी हुई थी बात। 20 तो हो गए सर जी। सर ये मेडिकल के होते ना, ये ठीक 4 है। मेडिकल के होते ना। हाँ ठीक है। हाँ, तो 20 हो गए। थैंक यू सर। एक थोड़ा क्लास 2 बना के नहीं जा, थोड़ा फिर और सुविधा करनी पड़ेगी सर। हेलो प्लीज। तो यहाँ पर जो यह रेशियो बना, इस रेशियो को क्या कहा जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप लिखते हैं Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A और कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। क्योंकि यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेशन टर्म की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? Kc। और यदि हम लोग यहाँ पर प्रेशर के टर्म में बात करेंगे तो फिर क्या लिखेंगे? Kp। समझ में आ गया? यदि बात कंसंट्रेशन के टर्म में हो तो आप यहाँ पर Kc लिखेंगे, और यदि बात यहाँ पर प्रेशर के टर्म में की जाए तो यहाँ पर आप Kp लिखेंगे। अब देखो एक चीज और,
कंसंट्रेशन को या तो आप बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जब मैं PV = nRT पढ़ा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो कंसंट्रेशन को हम C से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां पर ये बॉक्स है वहां पर आप C भी लिख सकते हैं। तो आप ये सोचेंगे कि इस C को कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए इस बॉक्स के जगह पर आपने C लिखा, जो इस बॉक्स के अंदर केमिकल है उसे तो इसके पैर के पास लिखो, यानी कि इसके बॉटम में, और जो इसका पावर है इस पावर को ऊपर में लिखो, डॉट लगा दीजिए। फिर उसी तरीके से यहाँ पर आपने लिखा C। अब इस कैपिटल लेटर D को इस C के बॉटम में आपने लिखा, और जो यहाँ पर पावर है इस पावर को आपने इसके ऊपर लिखा। तो अब बताइए यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखा है या कैपिटल लेटर में A लिखा है? यहाँ पर कैपिटल में आपने A लिखा और यहाँ पर स्मॉल में A, यहाँ पर कैपिटल में B और यहाँ पर स्मॉल में। यदि समझ में आ गया तो